नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका फैक्टर प्लस क्लासेस पे। दोस्तों हम लोग संविधान में तीसरी क्लास आज लेने जा रहे हैं। जैसा कि हमने वादा किया था आपको मुफ्त क्लास दिया जाएगा यूपीपी के लिए, तो वह हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, संविधान के सोर्स क्या हैं, स्रोत क्या है, संविधान किन किन देशों से क्या हमने अडॉप्ट किया था, वह हो गया। तो दोस्तों संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूची है। तो वो 12 अनुसूची है क्या, वो 12 अनुसूची क्या क्या उसमें है क्या, वो आज हम पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। अनुसूची अनुसूची कितनी है, 12 है। क्या क्या है, नंबरिंग हम करते चलेंगे और उसको लिखते चलेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, इसमें है राज्यों के नाम व न्यायिक क्षेत्र। मतलब जो इस राज्यों के नाम अर्थात जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तो प्रथम अनुसूची में सारे कितने राज्य हैं वह उन राज्यों का नाम है और उनके न्यायिक क्षेत्र क्या है। जैसे कि यूपी का न्यायिक क्षेत्र क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। दिल्ली का दिल्ली हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश का जबलपुर है। तो ऐसे उसका न्यायिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। दूसरी अनुसूची क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, दूसरी अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। संघ राज्य क्षेत्र कौन है, केंद्र शासित प्रदेश जैसे हैं जिसमें सब अंडमान निकोबार और इन सब के नाम, उनकी क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन, क्या उनके बॉर्डर्स हैं। और दूसरी बात, इसमें वेतन भत्तों की भी बात है। और दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों की बात है। जैसे कि समझने के लिए, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है, तो राष्ट्रपति अगर नहीं है, जैसे कहीं विदेश चला गया है, अचानक उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा होने पर उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। तो जिस समय उपराष्ट्रपति कार्यभार संभाल रहा है, तो उसमें वो वेतन भत्ता क्या लेगा। उपराष्ट्रपति तो पद पे अपने ही है, तो उपराष्ट्रपति का लेगा या राष्ट्रपति का लेगा। तो जब राष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है, तो वह वेतन भत्ता राष्ट्रपति का ही लेता है। तो वह वेतन भत्ता क्या है, वह दूसरी अनुसूची में भी इसके बारे में प्रावधान है। भाग 1 करके, दूसरी अनुसूची भाग 1 करके उसमें वेतन भत्ते की प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची तीसरी अनुसूची क्या है, याद करने का तरीका, तीसरा नंबर है इसका, इस अनुसूची का तीसरा नंबर है शपथ। 3 ही अक्षर है। अगर 3 ही अक्षर है और तीसरी अनुसूची है तो शपथ है। शपथ किसका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के लोग जो शपथ लेते हैं चुनाव जीत के आने के बाद अपने पद ग्रहण करते समय, वह शपथ क्या है, उस शपथ की प्रोसीजर क्या है, वह इस अनुसूची में लिखी गई है। शपथ वही लिखा गया है, शपथ। तो तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ है। चौथी अनुसूची, तीसरी में क्या था, शपथ था। शपथ में बताया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ मंत्रिमंडल के, और उसके बाद न्यायिक के, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज बनते हैं उनका शपथ, सबका शपथ इसमें प्रोसीजर है। क्या शपथ कैसे होगा, क्या प्रक्रिया, क्या लिखा रहता है शपथ में, वो सारी बातें तीसरी अनुसूची में। अब हम देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में है राज्यों के सीट के बंटवारा को लेकर, सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा के सीट जो उत्तर प्रदेश और या केंद्र शासित प्रदेश जितने हैं या राज्य हैं, भारत के जो सारे राज्य हैं, उनमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा, वह प्रक्रिया है चौथी अनुसूची में। अब याद करने का तरीका, सभा 4 लोग मिलेंगे तभी सभा जुटेगी। तो तीसरी में कैसे था, तीसरी है 3 ही शब्द है, शपथ। 4 लोग मिलेंगे तभी सभा बनेगी। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ये याद करने का एक तरीका है अपना। मैं तो ऐसे ही याद किया था, आप लोग भी अगर और कोई ट्रिक बन सके तो बना लीजिएगा, नहीं तो मेरे लिए तो ये आसान था।
मैंने ऐसे याद किया, तीसरी में 3 है तो 3 शपथ, चौथी में राज्यसभा, सभा 4 लोग मिलकर बनाते हैं तो चौथी में हम राज्यसभा सभा। अब बाकी इसमें याद रखना है कि सीट के आवंटन की बात की गई है, तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन मिटाते हैं और फिर उसके बाद 5वीं अनुसूची लिखते हैं। 5वीं अनुसूची क्या है दोस्तों? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। यानी कि जो अनुसूचित जनजाति होते हैं वहां जरूरी नहीं सब जाएं, जैसे कि अगर आप समझना हो तो जो आदिवासी एरिया है और सब कुछ है वहां एक नियम बना है, उनका एक अलग प्रक्रिया होती है, कानून डायरेक्ट उन पे सब इंप्लीमेंट नहीं होता, उनके अनुसार, उनके रीति रिवाजों के अनुसार कानून बनाया जाता है। तो उसी का उसका प्रशासन कैसे चलेगा, उन पर नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, यह प्रक्रिया 5वीं अनुसूची में है। इसे याद करने का तरीका क्या है दोस्तों? 5 कैसे बनता है? ऐसे बनता है। कुछ अगर देखा जाए जल्दबाजी में 5 ऐसे बनता है। और यह कानून क्या है? एससी, एससी। इस अनुसूचित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट क्या है? एससी और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। तो इतना बस कॉमन बात याद रखना, एससी से संबंधित कानून कहाँ है? एससी के प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित कहाँ कानून है? तो 5वीं। आप ध्यान से देखेंगे 5 कैसे बनता है, हम लोग जल्दी में बनाएंगे 5, तो 5 ऐसे बना देते हैं जल्दबाजी में, और यस भी ऐसे बनाते हैं। तो 5 जहां है यानी यस से संबंधित, यानी एससी से संबंधित है, अनुसूचित जाति जनजाति प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। अनुसूचित जाति यानी कि एससी से, इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट करेंगे अनुसूचित को एससी, और 5 भी ऐसे बनता है। तो याद करने का अपना तरीका है कि 5 की तरह जो यस बनता है इसका मतलब एससी से संबंधित जो अनुसूची है वो 5वीं है। शपथ में 3 है, शपथ है तो तीसरी अनुसूची। चौथी सभा का वैसे बनेगा, 4-5 लोग मिलकर बनाएंगे सभा, तो चौथी अनुसूची। और एससी संबंधित, प्रशासन संबंधित नियंत्रण कहाँ है? तो एससी से संबंधित है, तो एससी यस 5 की तरह बनता है, तो 5वीं अनुसूची। ये अपना याद करने का एक ट्रिक है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे 5वीं अनुसूची पढ़ चुके हैं, अब हम 6वीं अनुसूची हम लोग पढ़ रहे थे। 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं तो अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, तो 6वीं में भी लगभग वही चीज है, जनजाति क्षेत्रों। यहाँ उन लोगों के बारे में था, क्या क्या उनका प्रशासन कैसे नियंत्रण किया जाएगा, उनके बारे में कैसा प्रशासन रहेगा, यहाँ भी उनके प्रशासन पर। लेकिन यहाँ अनुसूचित जनजाति के बारे में, और यहाँ असम के, यहाँ फिक्स कर दिया किन राज्यों के अनुसूचित जनजाति की, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो दोस्तों 5वीं में अनुसूचित जाति यानी पूरे राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए क्या प्रशासन नियंत्रण बनेगा वह है। और यहाँ कुछ राज्य फिक्स कर दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। याद करने के लिए आप एएम टीएम, जैसे हम एएम पीएम पढ़ते ही हैं दिन रात के लिए इंग्लिश में एएम पीएम, तो एएम टीएम कर लीजिए, पी हटा दीजिए, पी कर दीजिए, एएम टीएम कर लीजिए, पी हटा दीजिए, उसी को 60 में हो जाएगा। 6वीं अनुसूची में एएम टीएम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में याद करने का तरीका है एएम टीएम, यानी ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, इनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, क्या इनका प्रशासन कैसे बनेगा, क्या चलेगा, वह प्रक्रिया में 6वीं अनुसूची में मिलती है। अब इसे मिटाते हैं और इसे मिटा के फिर दूसरा लिखते हैं। दोस्तों 7वीं अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसमें बांटने के लिए इन लोगों ने 3 सूची बनाई है। एक 3 सूची क्या बनाई है? एक बनाई है संघ सूची, दूसरा बनाया है राज्य सूची, तीसरा बनाए हैं समवर्ती सूची। राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा। दोस्तों शक्तियों का बंटवारे के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार के जो विषय कुछ बांटे गए हैं उसमें केंद्र सरकार अपना उन विषयों पे काम करेगा, उस पर कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषय पे राज्य सरकार कानून बनाएगा, वो फिक्स बांटा गया किन किन सरकारों पे, किस पे। और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों सरकारें काम बनाएंगे, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों सरकारें
काम करेंगी। लेकिन दोस्तों कभी ऐसा हुआ कि कुछ विषय बच गए जिसपे ना ही जो विषय लिखे ही नहीं गए, न संघ में लिखे गए ना ही राज्य के विषय में लिखे गए, ये विषय बांटे गए, हमें बताते हैं। तो उसमें उस पर कौन कानून बनाएगा? ऐसा कोई विषय है जिस जो बच जाता है जिसपे ना संघ का कोई विषय लिखा गया है ना ही राज्य का कोई विषय लिखा गया, तो उसको बोलते हैं हम अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियों पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जो ना राज्य के विषय पे लिखा गया है ना ही संघ के विषय पे लिखा गया, उस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, उसे हम बोलेंगे अवशिष्ट। यहां नीचे लिख देंगे, अभी अभी देख लेते हैं इस पे। तो राज्य सूची में लगभग कितने विषय हैं और संघ सूची में कितने विषय हैं, ये हम देख लेते हैं। दोस्तों संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है और समवर्ती सूची में 47 विषय है। ये पूछता है, ये विषय पूछता है किसमें किसमें है, ये देख लीजिएगा। पहले जो था, पहले मूल रूप में पहले 100 विषय बनाए गए थे, इसमें 3 घटा दिए गए, 100 में से घटा के 3 97 कर दिए। इसमें भी लगभग और बनाए गए थे, इसमें शायद घटा बढ़ाए गए 61 विषय थे, उसको बढ़ा के 66 कर दिए गए। इसमें भी घटाए हैं, 47 से कर दिए, इसमें शायद 52 विषय के आसपास बनाए थे। सूची में 52 विषय थे, घटाकर 47 से बना दिए गए। तो समवर्ती में 47, राज्य में 66 और संघ में 97। और दोस्तों समझने के लिए, संघ में जैसे रेलवे हो गया, रेलवे पे कानून को बनता है केंद्र सरकार बनाती है, तो वो इसमें आएगा संघ सूची में। डाक हो गया, जनसंख्या हो गया, ये सब संघ सूची में आ जाएंगे। राज्य सूची में कौन कौन आएंगे? जैसे पुलिस हो गई और कृषि हो गया, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। जैसे समवर्ती सूची में क्या आएंगे? जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा। अब शिक्षा ऐसा विषय है जिसपे दोनों कानून बना सकती हैं। राज्य में पुलिस बनाती है, केवल दिल्ली सरकार को छोड़ दिया, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन पर नियंत्रण केंद्र का होता है, बाकी राज्यों में पुलिस के नियंत्रण पर राज्य सरकार इस पे विषय बनाती है, राज्य सरकार इस पे काम करती है, इस पे पुलिस पे कानून राज्य सरकार बनाती है। और संघ सूची में जैसे रेलगाड़ी हो गई, जनसंख्या हो गया, ऐसे बहुत सारे विषय। तो यह बंटवारा 7वीं सूची में क्या पड़े? राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके अपने 3 विषय हैं। इसमें 97 विषय है, इसमें राज्य में 66 विषय है, इसमें 47 विषय है। आपको याद करने के लिए, और सबसे ज्यादा यही पूछता है कि शिक्षा किसका विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची है। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का अर्थात कि इस पे केंद्र सरकार भी कानून बनाएगा और राज्य सरकार भी कानून बनाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भाषा, यानी कि हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे देश में 22 भाषाएं हैं। अब यहां लिख सकते हैं हमारा राजभाषा हिंदी है, हमारी राजभाषा हिंदी है। से कितनी है? 22 है। टोटल मान्यता प्राप्त भाषा कितनी है? 22 है। और हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है। आर्टिकल 344 से 351 तक अनुच्छेद में भाषा के बारे में दिया गया है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1992 के 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इस भाषा इसमें जोड़ा गया है। को मान्यता प्राप्त मिला है 22 भाषाओं में, इन भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिला है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को। कब? 1992 के 71वें संशोधन में। तो याद करने का तरीका, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, अंत में ई आ रहा है, ई। तो यानी जो लास्ट में याद आए, जब पूछ लेगा, कभी कभार पूछता है कि इनमें से कौन भाषा 71वें संशोधन में जोड़ा गया है, तो जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली आ जाए तो समझ जाइएगा कि यह 71वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। एक और है, ध्यान देना दोस्तों, 1992 के 71वें संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया है। और 2003 के 92 संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथाली, संथाली। याद करने का तरीका, मैथिली, ली थली इसमें है, संथाली, थाली, ली थाली इसमें है, थली इसमें है, तो ली अंत में है। तो ये 2003 के 92 संशोधन द्वारा इसे 8वीं सूची में जोड़ा गया। 22 के अंदर यही भाषा मान्यता प्राप्त भाषा में इनको जोड़ा गया है। 2003 के 92 संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया है। ये आप ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या देख लीजिए। तो 9वीं अनुसूची भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली उन्मूलन से संबंधित क्या था? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसमें बहुत बड़े बड़े
सामंत जो पहले के थे जमींदार बन गए थे, जमींदार जो थे उनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी। तो सरकार को लगा कि कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब, किसी के पास जमीन ही नहीं। तो उनकी बहुत ज्यादा जिसके पास जमीनें थी, उनकी कुछ जमीनें कम करके लेकर गरीबों में भी बराबर किए जाए, इस उद्देश्य से यह अनुसूची लाया गया था। और यह अनुसूची खींच खींच के बहुत संशोधन इसमें किया गया, और इस अनुसूची में जो भी संविधान का पार्ट डाल दिया था उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता था, ऐसा बनाया गया था। तो एक केस इस पे, अगर आप लोग तो अभी पुलिस की तैयारी करेंगे, जुडिशरी वगैरह में होता है तो केस पढ़ना पड़ता है आपको। बड़े जमींदारों से भूमि सुधार के नाम पे, मतलब जिसके पास ज्यादा जमीन है और गरीब को बराबर करने के लिए यह कानून लाया गया था। यह अनुसूची में डाला गया है, भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली और उन्मूलन से संबंधित, ये नवी अनुसूची है। अब 10वीं अनुसूची देखते हैं। 10वीं याद करने के लिए दल बदल याद कर लीजिएगा, संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल, दल बदल से संबंधित है। इसमें क्या होता है, राजीव गांधी की सरकार जब आई थी, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, उनके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, फिर चुनाव जीत के 1 साल के अंदर फिर दोबारा चुनाव हुआ और राजीव गांधी बहुत बड़े बहुमत वोटों से जीत कर आए थे, मतदान से। क्या हुआ था कि नए प्रधानमंत्री थे, उनको डर था कि बहुत सारे क्या करते थे उसमें, आज इनकी पार्टी में बदल कर दूसरे पार्टी में चले जाते थे। कोई कांग्रेस में बदल के भाजपा में चला जा रहा है, कोई भाजपा से कांग्रेस। एक नेताजी थे, उनका नाम गया राम था, उनके ऊपर उदाहरण देता आया राम गया राम, आया राम गया राम, यानी उन्हें रात भर में 24 घंटे में 3 पार्टी बदल दिया था। तो इस गुस्से में आकर 3 पार्टी लोग कभी इसमें बदल के उसमें चले जा रहे हैं। इससे क्या था, सरकार गिर जाती थी। ये पार्टी आई, मन किए तो इसमें पैसा कोई खिला दिया तो इसमें पार्टी में चले गए, फिर वहां से पार्टी छोड़ के इसमें चले आए, पैसा खा खा कर। तो सरकार चल नहीं पाती थी सही से, तो देश का उस पर नुकसान होता, दोबारा मतदान कराओ, इतनी खर्चा होता था, बहुत नुकसान होता था। तो इसीलिए सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने उसमें एक कानून लाया, दल बदल कानून, दल बदल से संबंधित। यानी इसमें यह नियम ना दे, अब इस पार्टी से कोई चुनाव जीत गया है, चुनाव जीतने के बाद कोई विधायक बन गया, सांसद बन गया और चुनाव जीत कर पार्टी बदल दिया उसने, तो उस समय उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। अगर कोई विधायक बीजेपी से जीत के कांग्रेस में भाग गया या कांग्रेस से जीत के भाजपा में भाग गया, तो या सपा में, ऐसे किसी पार्टी में अगर वो चला जा रहा है जीतने के बाद, तो जो अब विधायक या सांसद बना है वह सांसद या विधायक नहीं रह जाएगा, वो सदस्यता अपने आप ही स्वतः रद्द हो जाएगी, रद्द मान ली जाएगी, कैंसिल मान ली जाएगी। इसलिए यह ऐसा, अब कोई चुनाव जीतने के पहले पार्टी भले बदल ले, पार्टी जीतने के बाद नहीं बदल सकता। अगर जब भी बदलेंगे तो 1/3 सांसद विधायक मिलकर एक साथ अगर जाएंगे तो भले पार्टी बदल सकते हैं। जितने चुनाव जीते हैं, जो पार्टी चुनाव जीत कर उसमें से 1/3 सांसद एक साथ अगर जाएंगे तो जा सकते हैं। अकेले दुकेले 3-4 लोग कोई पार्टी नहीं बदल सकता। अगर बदलेगा तो यह कानून रोकता है, उसी को कहते हैं 10वीं अनुसूची में डाला गया है दल बदल से संबंधित दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है, यानी गांव में जो प्रधानी का चुनाव वगैरह होता है, मुखिया का, इन सब का, जहां भी, यह समझ लीजिए गांव के पंचायती से संबंधित है। पंचायतों की शक्ति है। गांधी जी का सपना था कि कोई भी शक्ति ऊपर से लेकर नीचे तक आए, क्योंकि गांव की समस्या गांव वाले ही समझेंगे, तो उन्हीं गांव के बीच में से एक मुखिया बना दिया जाए। तो इस तरह की बातें, तो उसी को कहा है पंचायत की शक्तियां। इसमें बहुत समझने की बात नहीं। अगर 11वीं संसूची गांव के लिए बना दिया गया, 12वीं सूची शहर के लिए बना दिया गया। 11वीं में पंचायत से संबंधित है, तो मान लो जैसे जौनपुर का गांव है, या इलाहाबाद का गांव है, तो इलाहाबाद शहर भी तो है, शहर में के रहने वाले लोगों के लिए नगर पालिका की व्यवस्था कर दी गई, गांव में रहने के लिए पंचायत की शक्ति बना दी गई। तो वही नगर पालिका की क्या शक्ति होगी और पंचायत की क्या शक्ति होगी और इसमें कितने विषय होंगे, यह बातें 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में दे दिया गया। यह 73वां संशोधन में हुआ था 1992 में। यह हुआ था 73वां संशोधन में, और यह हुआ था 74वां संशोधन में। 74वां संशोधन, और यह हुआ था 73वां संशोधन में। संशोधन 1992 में संशोधन किया गया, और 92 में 2 संशोधन किए गए, 93 संशोधन, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन करके 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बनाएगी। तो पहले 8वीं अनुसूची थी, जो संविधान बना था उसमें 8 अनुसूची थी, बाद में यही सब बढ़ाया गया, 10वीं 11वीं 12वीं ये सब बढ़ाकर 12 अनुसूची कर दी गई, और 12 अनुसूची करके यह 73वां संशोधन में पंचायत और 74वां संशोधन में नगर पालिका शक्ति का विस्तार किया गया। और दोस्तों अब इसी के साथ हमारी अनुसूची समाप्त होती है, जितनी अनुसूची थी। दोस्तों कोई भी विषय पढ़ने से पहले उसका कुछ भी उद्देश्य होता है, कोई भी चीज अगर बनता है तो उसका उद्देश्य, तो हमारा संविधान बना था, हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है उसकी बात इसमें है।
उद्देशिका को कहा जाता है कि अगर संविधान में जब भी कभी न्यायालय फंसता है या कोई प्रॉब्लम होती है, संविधान में कोई बात लिखी गई है और कोई बात लिखी गई उसका मतलब क्या है नहीं समझ पा रहा है, तो हम उसके लिए उद्देशिका को देखते हैं। इसीलिए उद्देशिका को पूरे संविधान की कुंजी कहा जाता है। इसीलिए उद्देशिका को पूरे संविधान की आत्मा कहा जाता है। उद्देशिका क्या है? इसमें इसमें वो सारी बातें लगभग बता दी गई जो हमारे संविधान में है, उसका एक प्रकार का यह सार है। उद्देशिका क्या है? सार है। उद्देशिका में क्या लिखा है वो आप पूरा देख लीजिएगा। हम इसमें मोटी मोटी बातें एग्जाम पर्पज से क्या 2 3 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं वही बताएंगे। बाकी उद्देशिका संविधान में आप खोल लीजिएगा, उसमें उद्देशिका पूरी लिखी होगी, हम भारत के लोग करके, और इतनी 26 नवंबर 1949 को हम संविधान को आज से एक्सेप्ट करते हैं। यह बातें उद्देशिका में लास्ट में लिखी है और शुरू में हम भारत के लोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य ऐसे करके लिखा गया है, वो आप देख लीजिएगा। कुछ इसमें शब्द हैं उसको बता दे रहे हैं। इसकी भाषा क्या है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई वो बता दे रहे हैं। मित्रों मोटा आप यह जान लीजिए कि उद्देशिका का मतलब है संविधान का एक प्रकार का सार। इसीलिए इसे जब भी न्यायालय के न्यायविद फंसते हैं संविधान में किसी अनुच्छेद का, किसी आर्टिकल का, कोई पार्ट का कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करते हैं, हम उद्देशिका के सहारे से उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उद्देशिका को भारत का संविधान इसीलिए उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। अब किसने कहा है वो हम कुछ नाम देख लेते हैं। दोस्तों यह पालकी वाला जो है बहुत बड़े वकील थे देश के। जब जेठराम मलानी के पहले देश के सबसे बड़े वकीलों में इनकी गिनती होती थी। यानी पालकी वाला, इसलिए इन्हें संवैधानिक विशेषज्ञ कहा जाता है, संवैधानिक विशेषज्ञ। इन्होंने उद्देशिका को परिचय पत्र कहा। क्या कहा है? परिचय पत्र। इन्होंने उद्देशिका को क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है। ये बहुत बड़े वकील थे। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो तब जेठराम लानी भारत के सबसे बड़े वकीलों में गिने जाने लगे। अब तो उनकी भी मृत्यु हो गई है। अब अशोक खरे जैसे लोग हैं, दुष्यंत सिंह जैसे लोग हैं, बड़े वकीलों में उनका नाम आता है। लेकिन जब ये थे तो इन्होंने इसी को उद्देशिका को परिचय पत्र कहा है। ये दोस्तों यानी पालकी वाला ने उद्देशिका को परिचय पत्र कहा है। ठाकुर भार्गव दास ने संविधान की आत्मा प्लस संविधान की कुंजी कहा है। इनका मेन बात है संविधान की कुंजी। कुंजी ये ज्यादा पूछता है कि संविधान की कुंजी है किसने कहा। हालांकि नाम पूछता है, ज्यादा नहीं पूछता कि उद्देश्य क्या है। लिख देगा ऑप्शन में, कुछ भी लिख देगा, या फिर आत्मा या कुंजी एक ऑप्शन में रहेगा, जो रहेगा वही आत्मा रहेगा या कुंजी है वो आप सही कर देंगे। ध्यान रखना कभी कंफ्यूजन क्यों करता है कि अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचार, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा उसे कहा है। अब क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा कि सिर्फ संविधान की आत्मा पूछा जा रहा है तो उद्देशिका को लगाइएगा। अगर पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है तो आप लगाएंगे कि इसको अनुच्छेद मौलिक अधिकार को, यानी मौलिक अधिकार ऑप्शन में। अगर मौलिक अधिकार ना हो और डायरेक्ट अनुच्छेद दिया हो तो अनुच्छेद 32 है, या लिखा होगा संवैधानिक उपचार। तो जहां संवैधानिक उपचार लिखा हो, मौलिक अधिकार लिखा हो, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार उसे कहा था, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को। लेकिन इन लोगों ने संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा है। जैसे न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, इन्होंने कहा है संविधान की आत्मा है। ठाकुर भार्गव दास ने संविधान की आत्मा, कुंजी, आभूषण, या 3 बात कहे हैं। आभूषण संविधान की आभूषण है या आत्मा है या कुंजी है, या ठाकुर भार्गव दास ने कहा है, और यानी पालकी वाले से परिचय पत्र का है। दोस्तों इस बार इससे ज्यादा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि इसका संशोधन कब हुआ था, तो इसका कितनी बार हुआ था पूछता है। तो इसका संशोधन मात्र 1 बार हुआ है, और वही उसको लिख देते हैं। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया, तो उद्देशिका में मात्र 1 बार संशोधन किया गया, वही 42वां संशोधन हुआ है, 1976 में किया गया है। और संशोधन करके क्या बनाया गया? समाजवादी, तंत्र निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़े गए। यानी कि हमारा संविधान कैसा होगा? समाजवादी होगा, समानता होगा, सबको अवसर मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगी, इस तरह की बातें। तंत्र निरपेक्ष यानी धार्मिक नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यह सब कंट्री क्या है, जैसे सऊदी अरब हो गया, ये सब इस्लामिक कंट्री है। यानी कि इसमें धर्म ये धार्मिक कंट्रियां हैं। लेकिन हमारा देश ऐसा है जो पंथ निरपेक्ष, यानी कई धर्म के लोग इसमें रहते हैं, और
हम दूसरे, हमारा धर्म भी ठीक है, उनका धर्म भी ठीक है, हम जैसे जी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं अपने धर्म को, अपने धर्म के अनुसार वैसे प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा व्यक्ति उसका जो धर्म है, क्रिश्चियन है, कोई कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, तो उसका धर्म कैसे प्रैक्टिस करने की उसकी अनुमति देता है वो वैसे करेगा। यह बातें हम अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के बीच में के कार्य करते हैं और पढ़ते हैं। हालांकि हमारा संविधान पहले से ही ऐसे था, हमारा संविधान तो पंथ निरपेक्ष था ही, लेकिन ये इंदिरा गांधी सरकार की जबरदस्ती क्या उनके मन में आया, उन्होंने ये साबित करना चाहा कि हम उद्देश्य में भी संशोधन कर सकते हैं, और यह दिखाने के लिए उन्होंने पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसा शब्द को जोड़ा। हमारा देश अखंड भारत पहले से ही है। पहले अगर हमें समझना हमारा देश, पूरे देश की अखंडता कैसे देखा जाए, तो रुपया पूरे देश में एक ही चलता है, रेल ट्रेनें जो है पूरे देश में एक ही चलता है, संविधान पूरे देश का एक ही है। तो यह सब बातें से पता चला हमारा देश अखंड भारत, अखंडता है, इसमें कोई कोई अलग नहीं कर सकता, कोई इसका टुकड़ा नहीं कर सकता। यह बातें न लिखी गई होती तब भी हमारे संविधान की भाषा से पता चलता था कि हमारा देश अखंड भारत है, लेकिन तब भी इसमें संशोधन करके यह शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंड। तो एक ही बार संशोधन हुआ, तो बैलसाव संशोधन 1976 में 3 शब्द यह जोड़े गए हैं। कभी कभी पूछता है क्या जोड़े गए, इसमें से कौन सा शब्द जोड़े गए, तो ये 3 शब्दों के अलावा अगर कोई और शब्द 3 ऑप्शन में दे देगा, एक ये दे देगा, तो जब ध्यान दीजिएगा कि यह समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, इन तीनों में से कोई एक शब्द है तो आप उसी पे टिक मारेंगे। मतलब उद्देश्य को अमेरिका के तर्ज, वहां के भी संविधान में उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान में भी उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या और प्रस्तावना दोस्तों एक ही है, ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि प्रस्तावना कहीं क्वेश्चन पूछ दिए तो आप सोचेंगे सर ने तो सिर्फ उद्देश्य क्या पढ़ाया था। उद्देश्य क्या और प्रस्तावना दोनों एक ही है, कहीं कहीं प्रस्तावना लिखा जाता है, कोई कोई उद्देश्य क्या लिखता है। उद्देशिका की जो भाषा है, भाषा, उद्देशिका में जो भाषा लिखा गया है वो हमें ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों उद्देशिका हम अमेरिका से लिए हैं, उद्देशिका में लिखी बातें उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित किया गया, यानी हमारा संविधान यह 26 नवंबर 1949 को संविधान, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया था, अपने संविधान में रख लिया था, यानी हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था, लागू हो गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को कुछ भाग लागू हुआ था, बाकी कंप्लीट ढंग से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 26 तारीखों को मनाई जाती, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप ध्यान रखिएगा, हमारे उद्देश्य को 26 नवंबर 1949 को जोड़ लिया था, मान लिया था, कंप्लीट ढंग से लागू हो गया था। और दोस्तों उद्देश्य का अमेरिका से लिया गया है, इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। 42 संशोधन 1976 में एक बार संशोधन। दोस्तों उद्देशिका से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, ये मेरा दावा है, आप लोगों के एग्जाम में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम कल से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब संविधान का अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत संघ राज्य का क्षेत्र है, भारत और उसमें इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वहां से शुरू करेंगे। अनुच्छेद 1 से अब कल से हमारा संविधान स्टार्ट हो जाएगा, उसमें दो तीन आयोग पढ़ाएंगे, फिर फंडामेंटल राइट सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां से जरूर क्वेश्चन आएगा, फिर डीपीईपी से क्वेश्चन आएगा, फिर ड्यूटी, उसके बाद फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे ऐसे हम धीरे 2-3 दिन में फिर आपका समाप्त करेंगे। दोस्तों आज के लिए हमें अब समाप्त करते हैं इस वीडियो को। आप ध्यान से देख लीजिएगा इस वीडियो को, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।